बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बल्ब टूटने के बाद फायर की आवाज़ तो नहीं आई, अलबत्ता सहन में 3-4 बंदों के कूदने के धमाके ज़रूर सुनाई दिए। ये धमाके जनूबी दीवार की सिमत सुनाई दिए थे जो मेरी नज़रों से ओझल थी। मेरी नज़रें मुसलसल चारों तरफ घूम रही थीं। दियोड़ी की छत पर मुझे एक साया सा नज़र आया। मैंने बेदरेग 2 गोलियां उस सिमत में झोंक दीं, मगर वो जल्दी से छत पर लेट गया और गोली से बच गया। नामुनासिब रोशनी की वजह से मुझे सही निशाना लेने में दिक्कत पेश आ रही थी। जब तक क्लैशनकोफ की रेड साइड से फ्रंट साइड की टिप को मिलाकर फायर ना किया जाता, गोली का निशाने पर लगना गैर यकीनी था। दिफाई जंग के असूल के मुताबिक एक गोली से एक बंदा गिरना चाहिए और मुझे एक बंदे को मारने के लिए 2-3 गोलियां चलानी पड़ रही थीं, और इसका सबसे बड़ा नुकसान मुझे एमुनेशन के ख़त्म होने की सूरत में भुगतना पड़ता। मेरे पास इस वक्त अटैच मैगज़ीन के अलावा 2 मैगज़ीनें फालतू थीं। 30 राउंड फी मैगज़ीन के हिसाब से मेरे पास 90 राउंड मौजूद थे, जिनमें से 11-12 राउंड मैं फायर कर चुका था। मैंने 3-4 राउंड सहन के मुख्तलिफ गोशों में दाग दिए। मकसद उनकी पेश कदमी को सुस्त करना था। मेरी तरफ से खामोशी की सूरत में वो मेरी पोजीशन पर हल्ला बोल सकते थे और तादाद के लिहाज से उन्हें हम पर फोकियत हासिल थी। इसी असना में सीढ़ियों की तरफ से मुझे ठाकर और उसके बच्चों की तेज तेज चलने की आवाज़ आई। मैंने बेदरेग चंद राउंड्स मजीद हवा में उड़ा दिए। गो एक राउंड कीमती था, लेकिन इस जगह फायर के ज़रिए ही उनकी पेश कदमी को रोका जा सकता था। जैसे ही मुझे अंदाज़ा हुआ कि ठाकर अपने बीवी बच्चों समेत ऊपर पहुंच चुका है, मैं उल्टे कदमों पीछे हटा। मेरे चंद कदम पीछे हटने की देर थी, मशीन गन का एक ब्रस्ट इसी जगह पर आकर लगा जहां चंद सेकंड पहले मैं मौजूद था। इसका मतलब है उनके पास मशीन गन भी है। मैं खुद कलामी के अंदाज में बुड़बुड़ाया और मेरे कदमों में तेज़ी आ गई। सीढ़ियों के करीब पहुंचते ही मैं 2-2, 3-3 सीढ़ियां फलांगते हुए बिजली की सी तेज़ी से दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। हमारा कमरा सीढ़ियों के दरवाजे के सामने ही था। गरप के साथ मैं कमरे में दाखिल हुआ। मशीन गन एक मरतबा फिर गरजी और तमाम गोलियां कमरे के दरवाजे से गुजरती हुई अंदर आ गईं, मगर तमाम लोग दरवाजे की दीवार से पीठ लगाए बैठे थे। यूं वो गोलियों से महफूज रहे। जान मेरे कमरे में दाखिल होते ही शीतल चिल्लाई, तुम कहाँ थे? ये कहते हुए उसने ठुकराइन के पहलू से उठकर मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश की। मैं यकलख चिल्लाया, बैठी रहो, खिड़की के सामने से मत गुजरो, और वो सहम कर दोबारा ठुकराइन के पहलू में बैठ गई। ललिता और कामनी भी अपनी माँ के पहलू में घुसी थर-थर कांप रही थी। हद तो ये कि प्रकाश भी सुकड़ा सिमटा इन्हीं के दरमियान मौजूद था। 2 मंजिला कमरों की छत उस वक्त मेरे लिए बेहतरीन मोर्चा साबित हो सकती थी, मगर इस सूरत में मुझे वो कमरा छोड़ना पड़ता और छत पर रहकर इस कमरे की हिफाजत मेरे लिए नामुमकिन हो जाती। डाकू किसी भी वक्त हल्ला बोलकर सीढ़ियों से ऊपर आ सकते थे और उनको रोकने के लिए अकेला ठाकर नाकाफी था। औरतों को यरगमाल बनाकर वो आसानी से मेरे ऊपर भी काबू पा लेते। कमरे में रहकर गो मैं सही तरीके से उनका मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन इतना इत्मीनान बहरहाल मुझे हासिल रहा कि मेरी मौजूदगी में किसी भी डाकू का कमरे में दाखिल होना आसान ना था। कमरे की लाइट बुझाकर मैंने दरवाज़ा मुकम्मल खोल दिया और खुद दीवार की आड़ में लेटकर डाकुओं का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। डाकुओं की तरफ से फायरिंग में शिद्दत आ गई थी, लेकिन मैं गोलियों की कमी के बायस उनको मुसलसल जवाब नहीं दे सकता था। मेरी ज़्यादातर तवज्जो सीढ़ियों के ऊपर थी कि वहां से ऊपर कोई ना आ जाए। अचानक मुझे दियोड़ी की छत से कूदकर 3 बंदे बरामदे की तरफ आते दिखाई दिए। मैं निशाना लेते हुए ट्रिगर दबाया, मगर गन से ट्रिच की आवाज़ निकली जो मैगज़ीन के खाली होने का ऐलान था। मैंने खाली मैगज़ीन उतार कर नई मैगज़ीन चढ़ाई, मगर उस वक्त तक वो तीनों बरामदे में पहुंचकर मेरी नज़रों से ओझल हो गए थे। पुत्र ठाकर जो मेरे साथ लेटा खामोशी से बाहर सेन में झांक रहा था, मुझे मैगज़ीन बदलते देखकर आहिस्ता से मुझे मुखातिब हुआ। जी चचा, मैं मुख्तसरन बोला। पुत्र, सारी गोलियां उनके मुकाबले में सर्फ ना कर देना। कम अज़ कम मेरे परिवार की औरतों के लिए चंद गोलियां ज़रूर बचा लेना। मैं अपने हाथ से शायद उन्हें ना मार सकूं। ठाकर की बात सुनकर मैं हकीकतन कांप गया। इसका मतलब था कि शीतल को भी मुझे अपने हाथों से हलाक करना पड़ता। आप अंदेशा न करें चचा, मैं मजबूत लहजे में बोला। ये मुर्दार
इंशाअल्लाह इतनी जल्दी हम पर काबू नहीं पा सकेंगे। इंशाअल्लाह, ठाकर एक अजीब से लहजे से बोला। उसके मुंह से इंशाअल्लाह का सुनकर मुझे एक अजीब सी लज्जत महसूस हुई। सीढ़ियों की जानिब से हल्का सा खटका सुनकर मैंने उससे कुछ कहने का इरादा तर्क करके सीढ़ियों की जानिब मुतवज्जा हो गया, मगर बगौर देखने पर भी मुझे कुछ नजर न आया। मैंने अंदाजे से 2 फायर उस जानिब दाग दिए। तरतर की आवाज़ से कमरे की जानिब गोलियों की बौछार आई, मगर हम महफूज रहे। डायरेक्ट गोली की जद से तो हम महफूज थे, अलबत्ता पुख्ता दीवार से टकरा कर कोई गोली हम में से किसी को नुकसान पहुंचा सकती थी। ठाकर चचा, आपके पास कितनी गोलियां हैं? 10-12 राउंड हैं। क्यों? मैंने हैरानी से पूछा। उस दिन तो काफ़ी राउंड्स उठाकर लाए थे। वो राइफलें और गोलियां स्टोर के अंदर हैं। ठाकर मायूसी से बोला। मैं जल्दी में वो निकाल नहीं सका हूँ। वैसे ये बलवंत का ही गिरोह है ना? इसी राक्षस का गिरोह है पुत्र। उन्होंने गालबन इंस्पेक्टर अकबर खान को जो धमकी अमेज चिट्ठी भेजी थी वो धोखादही के लिए थी। इनका असल टारगेट हम थे। ये अल्फाज ठाकर के मुंह में ही थे कि गोलियों की थरथराहट की आवाज़ के साथ 3 बंदों ने भागकर सीढ़ियों से ऊपर आना चाहा, मगर उनकी बदकिस्मती कि मैं तैयार लेटा था। हथियार उन्होंने भी फायरिंग पोजीशन में रखे हुए थे, लेकिन फायर की हसरत लिए ही वो इस दुनिया से चल दिए। मेरी मशीन गन ने उन्हें संभलने का मौका नहीं दिया था। उनके गिरने के बाद भी मैंने हफ्ज़े मात कदम के तौर पर उन पर 2-3 फायर मजीद कर दिए। इनमें से सबसे आगे वाला बिल्कुल दरवाजे के सामने आकर गिरा था। अचानक मेगाफोन के जरिए कोई जोर से बोला, तमाम लोग हथियार फेंक कर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दें। पुलिस आ गई पुत्र। ठाकर फरते खुशी से कांपता हुआ बोला। शुक्र है चचा जान, अल्लाह का शुक्र है। अब डाकू भागने की कोशिश करेंगे। आप कमरे की कुंडी लगा दें, मैं उन्हें छत पर चढ़कर रोकता हूँ। मगर पुत्र छत, बहस का टाइम नहीं है, मैं कतई कलामी करते हुए बोला। जब तक मेरी आवाज़ ना सुनो दरवाज़ा नहीं खोलना। ये कहकर मैंने सहन में झांका, मगर कोई डाकू मुझे नजर न आया। मैं उठकर सीढ़ियों की तरफ दौड़ा, जिनके जरिए मैं छत पर पहुंच सकता था। सीढ़ियों के नजदीक पहुंचकर मैंने क्लैशनकोफ कंधे से लटकाई और जल्दी से लोहे की सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर मैंने दाएं बाएं निगाह दौड़ाई। दियोड़ी की छत पर मुझे 2 बंदे लेटे हुए नजर आए। मंडेर के करीब लेटकर मैंने निशाना लिया और फायर की आवाज से माहौल गूंज उठा। दोनों इसी जगह ढेर हो गए। जनूबी दीवार की तरफ झांकने पर मुझे अस्तबल के करीब डाकुओं के 6-7 बंदे नजर आए, जो किसी अहम मशवरे में मशगूल थे। पुलिस की तरफ से बार बार ऐलान दोहराया जा रहा था। मैंने क्लैशनकोफ सीधी की और उनमें से दरमियान वाले का निशाना लेकर सेफ्टी लीवर को ब्रस्ट पर सेट किया, लेकिन इससे पहले कि मैं लबलबी दबाता तमाम ने हथियार जमीन पर फेंकते हुए दियोड़ी का रुख किया। इसका मतलब है ये अपने आप को पुलिस के हवाले कर रहे हैं। सोचते हुए मैंने क्लैशनकोफ की बैरल नीचे झुका दी। ख्वाम ख्वाह की कत्लो गारत मुझे पसंद नहीं थी। जैसे ही वो तमाम दियोड़ी में दाखिल हुए, मैं भागकर नीचे उतरा और कमरे के दरवाजे के करीब पहुंचकर आवाज दी, चचा दरवाज़ा खोलो। ठाकर शायद दरवाजे से ही लगा खड़ा था। मेरी आवाज़ सुनते ही दरवाज़ा खोल दिया। क्या हुआ पुत्र? उसने बेताबी से पूछा। क्या तमाम भाग गए? नहीं चचा, उन्होंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। ये अल्फाज मेरे मुंह में ही थे कि दियोड़ी से पुलिस के सिपाही दंदनाते हुए अंदर दाखिल हुए और हवेली में फैलते चले गए। चचा, मैं छत पर छुपने के लिए जा रहा हूँ। ये क्लैशनकोफ पकड़ लो, मेरे बारे में उन्हें पता न लगने पाए। ये कहते ही मैंने मशीन गन और उसकी फालतू मैगजीन ठाकर के हवाले की और छत की तरफ दौड़ा। वही ऐसी जगह थी जहां मैं पुलिस की नजरों से बच सकता था। मैं चंद कदम ही ले सका हूँगा कि एक गर्जदार आवाज सुनाई दी, रुक जाओ वरना मैं गोली मार दूंगा। और इसमें कोई शक नहीं था कि उसने मुझे ही आवाज दी थी। मैंने बेसाख्ता रुकते हुए दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। पीछे मुड़ो, इसी आवाज ने दूसरा हुक्म सादर किया। मैं जैसे ही घूमा, मेरे चेहरे पर तेज रोशनी पड़ी और मेरी आंखें चुंधिया गईं। ये मेरा बंदा है थानेदार साहब। ठाकर गालबन उसकी आवाज पहचान कर बाहर निकला था। अच्छा, मैं समझा था। अचानक ही कुछ कहते कहते थानेदार सोच में पड़ गया और फिर जैसे यकदम इसे कुछ याद आ गया और इसने एक मर्तबा फिर टार्च जलाकर मेरे चेहरे का जायजा लिया और हैरानी में बोला, हाँ याद आया, ये तो उमर जान कमांडो है। मेरा दिल जैसे उछलकर
हलक में आ गया था। इंस्पेक्टर अकबर खान ने मुझे पहचान लिया था और मैं चारों तरफ से पुलिस के घेरे में था। क्लैशनकोफ मैं पहले ही अपने हाथों ठाकर के हवाले कर चुका था। मैं थोड़ी कोशिश करके अगर इंस्पेक्टर को यरगमाल बना लेता तो शायद वहां से निकल जाता, मगर इस सूरत में ठाकर मुझे पनाह देने के इल्जाम में धर लिया जाता और देश से गद्दारी का अंजाम उसके लिए कोई अच्छा साबित ना होता। ये सारी सोचें एक लम्हे के लिए मेरे दिमाग में घूमी और इससे पहले कि मैं कोई तदबीर करता, ठाकर इंस्पेक्टर अकबर खान का मेरी तरफ उठा हुआ पिस्तौल वाला हाथ आहिस्तगी से नीचे करता हुआ बोला, क्या कर रहे हो थानेदार साहब? बताया तो है अपना बंदा है और तुम अंदर जाओ पुत्र। थानेदार के बाद वो मुझसे मुखातब होते हुए बोला। मैं थानेदार के चेहरे को देखता कमरे के अंदर चला गया। सारे पुलिस वाले नीचे पूरी हवेली में फिर रहे थे। ऊपर थानेदार के अलावा कोई नहीं आया था। ठाकर, क्या तुम नहीं जानते? मुझे पता है, ठाकर ने कतई कलामी की। आप कमरे में आकर मेरी एक बात सुन लें। इंस्पेक्टर गू-मगू की कैफियत में ठाकर के साथ कमरे के अंदर चला आया। तमाम अपने कमरे में चले जाओ। ठाकर कमरे की लाइट ऑन करता हुआ बोला, शीतल को भी साथ ले जाओ। सरला देवी जी अच्छा कहकर शीतल का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर चल दी। प्रकाश, कामनी और ललिता भी उसके पीछे हो लिए। बैठो थानेदार साहब, ठाकर ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। ठाकर, अकबर खान अजीब से लहजे में बोला, तुझे पता है कि रिश्वत लेना मेरे मजहब में हराम है और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने आज तक ना रिश्वत ली है ना दी है, इसलिए तुम भी इस तरह की कोशिश ना करना। ये बात अगर मुझे पता नहीं होगी तो किसको होगी? ठाकर इत्मीनान से बोला, पर आप जालिम भी तो नहीं है ना। उमर जान अगर तखरीबकार या दहशतगर्द होता तो आपको पूरा अधिकार था कि इसे गिरफ्तार करके सरकार के हवाले करें। तुम्हें कैसे पता चला कि उमर जान दहशतगर्द नहीं है? थानेदार ने पूछा। और ये भी याद रखना कि दहशतगर्द से मुराद सिर्फ बम धमाके करने वाला नहीं होता। किसी दूसरे मुल्क में नाजायज दाखिल होकर उसके राज हासिल करने वाला यानी जासूस भी इसी जुमरे में आता है और कानूनन वो भी मुजरिम ही होता है। ये भी ठीक है। ठाकर का इत्मीनान बरकरार था, लेकिन कोई इनमें से किसी जुर्म में मुलव्विस ना पाया जाए और भटक कर किसी दूसरे मुल्क की सरहद पार कर ले तो उसके लिए आपका कानून कौन सा एक्ट लागू करता है? इसका फैसला करने वाले मैं और तुम नहीं कि आया भटक कर सरहद पार करने वाला वाकई भटक कर आया है या हमें भटका रहा है। नहीं थानेदार साहब, अब आप बात को गोलमोल करने लगे हैं। ऐसे फोकट में किसी को टार्चर करना, जबकि वो बेकसूर भी हो, सिर्फ इंडियन एजेंसियों को ही शोभा देता है। ठाकर, तू भी इंडिया का ही है और धरती माता की हिफाजत की जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस, कोई सरकारी एहलकार या राह का नुमाइंदा नहीं हो सकता। उसकी हिफाजत करना तमाम जनता का फर्ज है। बिल्कुल फर्ज है, लेकिन इसके लिए किसी बेकसूर की भेंट देना कहाँ की दानिशमंदी है? मैं इस दौरान खामोश बैठा उनकी बातें सुनता रहा। ठाकर मेरे हक में बड़े अच्छे दलाइल दे रहा था। शायद मैं इस अंदाज में इंस्पेक्टर से बहस ना कर सकता। तुम्हारे पास इसकी बेगुनाही का क्या सबूत है? इंस्पेक्टर ने मेरी तरफ इशारा करते हुए पूछा। सबूत से अगर आपकी मुराद कोई दस्तावेजी सबूत है तो मैं क्षमा चाहूंगा, ठाकर ने ठोस लहजे में कहा। अलबत्ता अगर मेरी गवाही पर इतबार कर सकते हैं तो फिर मान लो कि उमर जान निर्दोष है। ठाकर, मुझे मुतमिन करने के लिए सिर्फ तुम्हारी गवाही काफी नहीं है। थानेदार साहब, मैंने कहा, आप मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खुदाए वहदहू ला शरीक को मानने वाला हूँ और उस अलीमो खबीर हस्ती की कसम खाकर मैं ये कहता हूँ कि मैं किसी मंसूबे के तहत इंडिया में दाखिल नहीं हुआ। मैं बिल्कुल लाइल्मी में और रास्ता भटक कर इधर आ निकला हूँ। अभी और इससे बढ़कर मेरे पास कोई सबूत नहीं जो मैं आपको पेश करूँ। इसके अलावा किसी और सबूत की ज़रूरत भी नहीं है। इंस्पेक्टर अकबर खान मुतमिन होते हुए बोला। उसकी बात सुनकर ठाकर ने इत्मीनान की एक गहरी सांस ली थी। ठाकर साहब, थानेदार ने उससे मुखातब होकर कहा, आओ चलें, फिलहाल हवेली का जायजा लेते हैं। इसके बाद डाकुओं के बारे में तफसीली रिपोर्ट वगैरह भी तैयार करनी होगी। मैं दोपहर के टाइम आऊँगा, फिर उमर जान के मसले पर तफसीली बातचीत करेंगे कि उसको पाकिस्तान पहुंचाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। धन्यवाद थानेदार साहब, ठाकर उसके साथ उठता हुआ बोला। उमर पुत्र, आप भी आराम करो। ठीक है चचा जान, मैंने कहा, और वो दोनों सर हिलाते कमरे से निकलते चले गए। चारपाई पर लेटे मुझे थोड़ी ही देर गुजरी थी
कि शीतल कमरे में दाखिल हुई और मेरे करीब आकर बैठ गई। क्या कह रहा था इंस्पेक्टर? वो मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए बोली। ठाकर मुतमिन दिखाई दे रहा है और आप परेशान से लग रहे हैं। इंस्पेक्टर, मैं अपने ख्यालात से चौंकता हुआ बोला। वो मुझे बेगुनाह समझते हुए मेरी मदद पर आमादा हो गया है। फिर आपको तो खुश होना चाहिए। खुशी तो हूँ, मैं खुश दिली से बोला। बस थोड़ी थकन है जिसकी वजह से तुम्हें परेशान लग रहा हूँ। हाँ, आप काफ़ी देर डाकुओं का मुकाबला भी तो करते रहे हैं, कहीं चोट तो नहीं लगी है? वो मेरे बालों में उंगलियां फेर रही थी और उसके मुलायम हाथों का लम्स मुझे बहुत सुकून दे रहा था। नहीं, मैं बामुश्किल बोल पाया। नींद मुझ पर हावी होती जा रही थी। मेरा ख्याल है आपको नींद आ रही है, वो चाहत से बोली। चलो सो जाओ। और मैं इसे जवाब दिए बगैर नींद की गहरी वादियों में उतरता चला गया। मेरी आंख खुली तो शीतल मुझे उधर ही बैठी नजर आई। वो टिकटिकी बांधे बड़ी महवियत से मेरे चेहरे को घूर रही थी और उसका एक हाथ मुसलसल मेरे बालों में सरसरा रहा था। उसकी दिलकश खूबसूरत गहरी सियाह आंखों में मुझे अपने लिए बेपाया मोहब्बत का एहसास हलकोरे लेता हुआ महसूस हुआ। मुझे यकदम उससे खौफ महसूस हुआ। वो धीरे धीरे मुझ पर असरअंदाज हो रही थी। मैंने एक लम्हे के लिए उसकी झील जैसी गहरी आंखों में झांक कर दोबारा आंखें बंद कर लीं कि कहीं वो मेरी कमजोरी ना भांप ले। उठो ना, दोपहर होने वाली है, वो लगावट से बोली। नहा लो, देखो कपड़े कितने मैले हो रहे हैं, बदल लो। मैं जल्दी से उठ बैठा और कहा, तुम भी नहा लो और ललिता से कोई ढंग के कपड़े लेकर पहन लो। मैं भी बस आपके जागने का इंतजार कर रही थी। वो उदास से लहजे में बोली। अभी मैं जाती हूँ, सरला आंटी 2 दफा इधर आ चुकी हैं। लेकिन साहब जी की नींद ही पूरी नहीं हो रही थी तो उठा दिया होता ना। क्यों? वो तीखे लहजे में बोली। शायद उन्होंने कोई जरूरी बात करनी हो। मेरे लिए आपकी नींद से कोई चीज अहम नहीं। ये कहते ही वो मेरे पास से उठकर बाहर चल दी। मैं भी बिस्तर से उठकर बूट पाँव में डाले नहाने का इरादा करके वॉशरूम की तरफ बढ़ा। इसी वक्त प्रकाश हल्के से दरवाजा खटखटाकर अंदर दाखिल हुआ। भैया, इंस्पेक्टर साहब आए हैं, उनसे मिलने से पहले नहा ना लूं? नहीं, प्रकाश ने नफी में सर हिलाया। वो कह रहे हैं कि पहले मुझसे मिल लो। चलो फिर। इंस्पेक्टर अकबर खान सिविल कपड़ों में था। दिन की रोशनी में मैंने उसका बगौर मुशाहिदा किया। दरमियाना कद, मुतनासिब जिस्म, स्याह घुंघरियाले बाल, कुशादा पेशानी, चमकदार आंखें जो मुकाबल को अपने अंदर उतरती हुई महसूस होती, और उठी हुई नाक। मजमूई तौर पर वो पुररौब शख्सियत का मालिक था। मुझे देखते ही वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। आओ उमर भाई, उसने अपने दोनों बाजू फैलाए। मैंने भी इसे छाती से लगाकर पुरजोश अंदाज में दबाया। बैठो, वो कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोला। मैं जवाबन बोला, आप भी बैठे ना। हम दोनों कुर्सियां संभाल कर आमने सामने बैठ गए। सुनाओ इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ डाकुओं के मसले का? मैंने बैठते हुए पूछा। वो तो तकरीबन हल ही समझो। 13 डाकू तो आपके हाथों जहन्नम वासल हो गए थे, बाकी के 8 ने गिरफ्तारी पेश कर दी। हलाक होने वालों की हलाकत का सेहरा पुलिस के सर डाल दिया है। एसपी साहब से फोन पर बात हुई है। ये सब सुनकर बहुत खुश हुए और नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले पुलिस एहलकारों के लिए इनाम और तरक्की का भी वादा किया है। अब सिर्फ आपका मसला हल तलब है। मेरा मसला तो इंडिया से निकलना है। इस सिलसिले में आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं? मेरे बस से बाहर है, वो इत्मीनान से बोला। अलबत्ता इंडिया के जिस कोने का कहो वहां तक पहुंचा सकता हूं। ठीक है, मुझे बंबई तक पहुंचा दो। हाँ, ये मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, उसने इत्मीनान से कहा। ठाकर साहब ने भी मुझसे यही दरख्वास्त की थी। मुझे ये कहते ही वो प्रकाश से मुखातब हुआ। प्रकाश, गुल्लू को बुला लाओ। और प्रकाश, जो बड़े गौर से हमारी बातें सुन रहा था, जी अच्छा कहकर कमरे से बाहर निकल गया और फिर एक मुलाजम नुमा शख्स को लेकर कमरे में दाखिल हुआ। ये मेरा जाती हजाम है, बल्कि खानदानी हजाम कहूँ तो ज्यादा मुनासिब होगा। इंस्पेक्टर उसका तारुफ कराते हुए बोला और मैंने कुर्सी से उठकर उससे हाथ मिलाया और साथ पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा करके कहा, बैठो। नहीं गुल्लू, अकबर खान ने नफी में सर हिलाया। तुम इसके बाल छोटे कर दो और इसकी दाढ़ी मूछें भी साफ कर दो। जी सर, कहकर गुल्लू ने अपने कंधे से लटकाया हुआ थैला उतारा और इसमें से मतलूबा औजार और सफ़ेद कपड़ा निकाला और सफ़ेद कपड़ा मुझे उड़ाकर अपने काम में मशगूल हो गया। मेरे बाल काफ़ी बड़े हो गए थे,
क्योंकि 3-4 महीने से कटवाने की नौबत नहीं आ सकी थी। एक बात पूछ सकता हूँ उमर, इंस्पेक्टर ने कहा। क्यों नहीं, बम्बई पहुंचकर आपका लाहे अमल क्या होगा, ये आपको खुद ब खुद जानना चाहिए। मैं हैरानी से बोला। ठीक है, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। मेरा इरादा अंडरवर्ल्ड लोगों से रवाबित बढ़ाकर समंदर के रास्ते पाकिस्तान जाने का है, क्योंकि जायज़ और कानूनी तरीके से तो ये काम नामुमकिनात में से है। मेरा भी यही ख्याल था, इंस्पेक्टर अकबर खान ने कहा, लेकिन इस तरीके से भी आपका इंडिया से निकलना मुश्किल है। क्यों, मैंने हैरानी से पूछा। इसकी वजह है शीशनाग, इंस्पेक्टर अकबर खान पुरसरार लहजे में बोला। शीशनाग? हाँ, शीशनाग, कोबरे का छोटा भाई जो तेरे खून का प्यासा है। उसने कसम खाई हुई है कि उमर जान उर्फ जानू कमांडो को अपने हाथों हलाक करेगा, चाहे इसके लिए उसे पाकिस्तान क्यों ना जाना पड़े। मेरा ख्याल है ये सारा सांपों का खानदान है। मैं हंसते हुए बोला। बहरहाल उसकी कसम से मेरा समंदर के रास्ते जाना क्यों कर मुश्किल साबित हुआ। इस वक्त ठाकर कमरे में दाखिल हुआ और हमें गुफ्तगू में मशगूल देखकर खामोशी से बैठ गया। शीशनाग अंडरवर्ल्ड का एक बड़ा नाम है। बम्बई अंडरवर्ल्ड पर आजकल सेठ रविंद्र नाथ की हुक्मरानी है और शीशनाग उसका राइट हैंड समझा जाता है। आपका अंबाला से दिल्ली पहुंचना और फिर वहां से भी फरार होना इस बात को जाहिर करता है कि आपका रुख बम्बई की तरफ है। अगर आप अंबाला से दिल्ली के बजाय जलंधर का रुख करते तो आपका इरादा पहाड़ी रास्ते से सरहद अबूर करने का होता। अब तो एक औस दर्जे की ज़हनियत का मालिक भी समझ सकता है कि आप बम्बई का रास्ता ही इख्तियार करेंगे, और आपके स्वागत के लिए उन्होंने पहले से ही बम्बई में तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। एक रविंद्र नाथ गैंग ही तो नहीं है बम्बई में। बम्बई तो जराइम पेशा अफराद का गढ़ है। ठीक कह रहे हो, इंस्पेक्टर का इत्मीनान बरकरार था, लेकिन इन जराइम पेशा अफराद के एक दूसरे से रवाबित होते हैं। मुखालफत के बावजूद किसी तीसरे यानी बाहर के आदमी के लिए ये एक हो जाते हैं। तो इस सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? मेरी इस बात पर इंस्पेक्टर अकबर खान गहरी सोच में डूब गया। जारी है।